states of matter, states of matter. And one thing, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बाद आप क्या करना, 2 से 3 पेज अपने छोड़ देना बीच में इस चैप्टर से पहले, ठीक है, ताकि एक दो क्वेश्चंस जो मैंने आपके अभी पेंडिंग किए हैं वो बाद में कवर कर ले, हम कुछ दूसरे चैप्टर्स कर लेंगे उनके बाद, राइट। तो हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहले तो हमें यही देखना है जो चैप्टर का नाम है, तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा फर्स्ट, डिफाइन स्टेट्स ऑफ मैटर, डिफाइन स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। सभी को पता है कि मैटर क्या होता है, any substance that can occupy space, having mass and presence of which can be felt by any of our sense organ is known as states of matter. तो states of matter क्या होता है, वो substance जो कोई space occupy कर सके, जैसे आप हो या आपकी नोटबुक है, क्या करते हैं हम सारे स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, राइट। सेकेंड थिंग, जिसका कोई मास हो, आपका भी मास है, आपकी नोटबुक्स का भी मास है, राइट। और आपकी प्रेजेंस दूसरे फील कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है, कर सकते हैं बाय आवर सेंस ऑर्गन्स। इस तरह नोटबुक को भी हम फील कर पाते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स से, तो ये सब आ जाते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की कैटेगरी में। तो हम लिख सकते हैं any substance that can occupy space, having mass and presence of which can be felt by any sense organ is called matter या फिर states of matter, right, is called states of matter। तो ये तो हो गया हमारा चैप्टर के नाम के बारे में, राइट। अब इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, सभी को पता है इसके टाइप्स भी। टाइप्स है हमारे है पहला सॉलिड, दूसरा हो जाएगा लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैसेस। अब सॉलिड के बारे में भी शायद सभी को पता है, क्या होता है सॉलिड एनी, अब जैसे ये है डस्टर, ये सॉलिड है, इसके एक पर्टिकुलर शेप है, इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है, तो उसको हम बोल देंगे सॉलिड। एनी सब्सटेंस having definite shape and definite volume is called solid। उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे बोल देते हैं हम सॉलिड। जैसे एग्जांपल, अगर मैं केमिस्ट्री के किसी कंपाउंड का, ये तो डस्टर जनरल समझाया मैंने, राइट, जैसे कि NaCl मींस हमारा टेबल सॉल्ट, नमक शेप होती है, उसके क्रिस्टल्स आपने देखे हुए हैं, यूज करते हो घरों में। एग्जांपल हो गया हमारा NaCl। सेकंड वन टाइप हो गया हमारा लिक्विड। अब लिक्विड के बारे में भी सबको पता है। लिक्विड देखो, लिक्विड की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। अगर मैं एक ग्लास पानी लूं, अगर मैं ग्लास में ले रही हूँ तो वो ग्लास की शेप एक्वायर कर लेगा, अगर मैं जग में ले रही हूँ तो जग की शेप एक्वायर कर लेगा, अगर मैं बकेट में ले रही हूँ वो पानी, वो बकेट की शेप ले लेता है, राइट। तो
इससे पता चलता है हमें कि लिक्विड की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, बट उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, राइट। तो ये हो गया एनी सब्सटेंस having having definite volume but not definite shape is called liquid. लिक्विड का सबसे इजी एग्जांपल सभी को पता है H2O। तो लिक्विड का एग्जांपल हो गया हमारा H2O। इसी तरह गैसेस भी पता है आपको। थर्ड टाइप हो गया हमारा गैस, राइट। और देखो गैस की बात देख लेते हैं। गैस को भी हम जिस चीज में डालेंगे, सिलेंडर में डालते हैं सिलेंडर की शेप, बलून में डालते हैं बलून की शेप, राइट। तो बलून को सॉरी गैस की भी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। अब लिक्विड का एक डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, लेकिन अगर हम गैस की बात करें उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एनी सब्सटेंस which neither have definite shape nor definite volume is called गैस। और गैस के एग्जांपल में पता ही आपको, सबसे मेन तो O2, CO2 एंड मैनी मोर, राइट। तो ये हो गया स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी के अंदर, व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल का मतलब सभी को पता है, ट्रिपल का मतलब होता है 3, राइट। ट्रिपल का मतलब क्या होता है 3। तो वो हमसे यही पूछ रहा है कि व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट एक टेम्परेचर का मेजरमेंट है, एक टेम्परेचर है। कौन सा टेम्परेचर, जिस पर हमारा कोई भी सब्सटेंस किस पर एग्जिस्ट कर सके, सॉलिड में भी हो, लिक्विड में भी हो और गैसियस फॉर्म में भी हो। ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर का वो पॉइंट है जहां पर हमारा कोई भी सब्सटेंस एक साथ तीनों फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट हो, जैसे सॉलिड में भी हो, लिक्विड में भी हो और गैसियस फॉर्म में भी प्रेजेंट। एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे आइस। जब हम अपने फ्रिज के रेफ्रिजरेटर में बर्फ आइस जमनी रखते हैं, बर्फ जमनी रखते हैं, तो क्या होता है अगर हम थोड़ी देर बाद देखें उसे, तो उस टाइम पर जो वहां पर बर्फ हो जाती है कई बार, और कई बार पानी भी होता है, दोनों चीज प्रेजेंट होती है। वहां पर आइस भी है, वाटर भी है, राइट। आइस सॉलिड फॉर्म हो गई और लिक्विड वाटर फॉर्म। अब बात आती है गैसेस की। अगर मैं उसको बर्फ को तोड़ूं, तो ध्यान देना, कभी खुद भी ट्राई कर सकते हो अपने घर पे। अगर मैं बर्फ को आइस को ब्रेक करूं, उसके अंदर से गैस निकलती है, तो वहां पर हमारा जो वाटर है वो गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। सॉलिड की फॉर्म में आइस, लिक्विड वाटर और गैस में गैस की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में दिखाई देगा वो आपको, ठीक है। तो वो पॉइंट जिस पर, या वो टेम्परेचर जिस पर हमारा कोई भी सब्सटेंस तीनों फॉर्म्स में प्रेजेंट होगा, इन सॉलिड, इन लिक्विड एंड इन गैसियस स्टेट, तो उस पॉइंट को हम बोल देते हैं, उस टेम्परेचर को हम बोल देते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट लिख लेते हैं टेम्परेचर,
the temperature at which solid, liquid and gaseous phase at वाटर का टेम्परेचर देते हैं, राइट। वाटर का ट्रिप पॉइंट क्या होगा? वाटर एट 0.1 degrees and 4.58 milli pressure unit है। इसकी यूनिट है at water at 0.01 degree Celsius and 4.58 milli pressure। शो ट्रिपल पॉइंट क्या शो करेगा वहां पर भी? ट्रिपल पॉइंट मींस एग्जिस्ट करेगा इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। तो दिस इज अबाउट ट्रिपल पॉइंट, राइट। नाउ इस चैप्टर में हमें 3 लॉज पढ़ने हैं, उनके ऊपर भी हमें न्यूमेरिकल्स देखने हैं। इस चैप्टर में मेनली हमें 3 लॉज पढ़ने हैं। अब 3 लॉ है, तीनों लॉज पर हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लॉज आ गए मींस सबसे इंपॉर्टेंट चीज चैप्टर की, मैक्सिमम चांसेस होते हैं एग्जाम में इन्हीं को पूछने के, तो हम वही देखते हैं कि इन लॉज को हमें याद कैसे रखना है। इन लॉज की बात हो रही है। अब देखो ये की पॉइंट है, इसको कहीं बड़ा सा हाईलाइट करके लिख देना। इट विल हेल्प यू टू लर्न दिस चैप्टर। ये तीनों हमारे गैस लॉज हैं, मींस गैस के बारे में, राइट। अब गैस की क्या होता है? गैस में वॉल्यूम देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, प्रेशर देते हैं, राइट। और साथ में उसके नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं। अब हम तो उन 3 लॉज की बात करते हैं। 3 लॉज याद रखो, ए, सेकंड बी, थर्ड सी, ए बी सी। ए से बनेगा हमारा एवोगैड्रोस लॉ, ए से है हमारा एवोगैड्रोस लॉ, राइट। बी से है हमारा बॉयल्स लॉ, बी से कौन सा है? बॉयल्स लॉ। एंड सी फॉर, अभी तक तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पढ़ा था, अब केमिस्ट्री पढ़े हैं तो ए फॉर एवोगैड्रोस, बी फॉर बॉयल्स एंड सी फॉर चार्ल्स। सी फॉर नेक्स्ट है हमारा चार्ल्स लॉ। अब हमें ये देखना है तीनों लॉज हैं किसके बारे में। तो देखो क्या बताते हैं कि गैस लॉज है, तो गैस का हम लेके चलते हैं वॉल्यूम। गैस का मास नहीं होता, हम उसका वॉल्यूम कंसीडर करके चलते हैं। ये तीनों लॉज हमें बताएंगे वॉल्यूम के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? वॉल्यूम के बारे में बताएंगे। तो ये चीज तो चली गई है, ये चीज आ गई। अब इस वॉल्यूम का रिलेशन इसके साथ और इसके साथ बताना है। वॉल्यूम का रिलेशन हमें, वॉल्यूम तो आ गया, दोबारा तो वॉल्यूम आएगा नहीं, तो अभी 3 बच गए। हमें वॉल्यूम का रिलेशन किसके साथ बताना है? टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स के साथ, राइट। चलो देखते हैं क्या होता है। ये इनका कुछ ना कुछ रिलेशन होगा इनके साथ। क्या है वो रिलेशन? याद कैसे करना है? देखो, नाना पार्टिकल टकला, देखा ही होगा, उसके बाल कम है ना सिर पे, ऊपर से सीढ़ी दिखता है उसका। तो कैसे याद करना है हमें? नाना पार्टिकल टकला, लिख लो नाना, यहाँ पर
पार्टिकल। तो ये एवोगैड्रोस लॉ हमें बताता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स व्हेन एट, जो चीज इसमें नहीं आई, क्या नहीं है, टेम्परेचर प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट बॉयल्स लॉ, हमारा बॉयल्स लॉ क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब देखो, जब भी वॉल्यूम चेंज होगा नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज होंगे ही होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं लेकर चलना कांस्टेंट हमें, क्योंकि वो चेंज होंगे ही होंगे जब भी वॉल्यूम चेंज होगा हमारा, राइट। तो प्रेशर ये तो कट गया इसके केस में, तो इट विल बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। इसी तरह बात करते हैं चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये तीन लॉज है, हमें वैसे तो हमें याद हो गए होंगे, लेकिन अब ब्रीफ में पढ़ते हैं इन तीनों लॉज को, जस्ट ये की पॉइंट था ताकि आप चैप्टर को याद रख सको, राइट। तो सबसे पहले करते हैं अपना बॉयल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि व्हाट इज बॉयल्स लॉ। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ दिख ही रहा है आपको, क्या बताता है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बट हम इसे इतना सीधा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम ऑफ गिवन मास, according to Boyle's law, volume of given mass of gas। मैंने ये लाइन क्यों लिखी, क्योंकि जैसे ही मास चेंज होगा गैस का, वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। आप देख सकते हो ये फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम और मास का देखते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये चेंज होगा ये होगा, ये चेंज होगा तो ये भी होगा। तो हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस is inversely proportional to pressure at constant temperature, राइट। तो ये हो गया हमारा बॉयल्स लॉ। मैथमेटिकली हमें पता ही है, मैथमेटिकली क्या होगा हमारा बॉयल्स लॉ, मैथमेटिकली volume is inversely proportional to pressure at constant temperature। यही चीज तो लिखी है मैंने वर्डिंग्स में, राइट। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है, हम मान के चल रहे हैं k is that constant। तो ये हो गया हमारा बॉयल्स कांस्टेंट। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, P को इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा PV इज इक्वल टू K, PV इज इक्वल टू K, मतलब P प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी हमेशा,
प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहेगा हमेशा फॉर अ पर्टिकुलर गैस। प्रेशर को अगर मैं चेंज करूंगी तो मेरा वॉल्यूम जो भी चेंज होके आएगा, अगर प्रेशर मेरा, ये बात हो गई, प्रेशर की वैल्यू अगर 2 है, वॉल्यूम की वैल्यू 3 है, तो K विल बी 6। कैसे? 2 into 3 is equal to 6। तो K की वैल्यू हमेशा 6 ही रहेगी। P अगर 3 हो जाए, वॉल्यूम 2 हो जाए, देन कितना है? 6 यार है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, P और V की मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू हमेशा K ही आनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर चेंज हो गई तो वहां पर आपका बोल्स लो एप्लीकेबल नहीं है, राइट। अब इसको हमें न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करना है, वी विल सी दैट, राइट। तो इफ इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस इज P1, अगर इनिशियल प्रेशर गैस का P1 है एंड इनिशियल वॉल्यूम V1, इनिशियली P1 V1 दिया है अगर हमने, ठीक है, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हम इस प्रेशर को P1 से P2 कर दें और V1 से V2 कर दें, जैसे मैंने अभी वैल्यूज लेके आपको यहाँ पर दिखाया था, वैल्यूज चेंज कर दी थी, राइट। तो इफ pressure change to P2, then volume automatically change to, then volume change to V2, right। और तो according to Boyle's law क्या होगा, P1 V1 is equal to K and P2 V2 is also equal to K। तो ये 1 and 2 एक दूसरे के इक्वल है, तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा P1 V1 is equal to P2 V2। P1 V1 is equal to P2 V2। तो इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है ये हमारा, इसे हमें न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। न्यूमेरिकल अभी देखेंगे कि कैसे यूज करना है, राइट। तो बॉयल्स लॉ हमें क्या बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस is inversely proportional to pressure at constant temperature, right। means PV is equal to constant हमेशा, तो इसकी हेल्प से हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया व्हाट, कि P1 V1 is equal to P2 V2। अब हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई करना है ये हमें। क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट, what will be the minimum pressure required, what will be the minimum pressure required to compress 500 decimeter cube 500 decimeter cube of air at 1 bar of air at 1 bar to
200 डेसीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस, राइट। वो पूछ रहा है प्रेशर की वैल्यू पूछ रहा है, हमें क्या निकालना है, P निकालना है। कब निकालना है, टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब, क्यूब है देखो, याद हो जाएंगे धीरे धीरे यूनिट्स। क्यूब यूनिट किसकी होती है, वॉल्यूम की। टू कंप्रेस, तो V1 की वैल्यू हो गई 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट, ये तो कंप्रेस करनी है हमें, प्रेशर 1 बार, ठीक है। ये तो वो पूछ रहा है जब इसका वॉल्यूम कितना होगा, V1 से V2 मतलब 200 डेसीमीटर क्यूब, तो वो प्रेशर बताओ, प्रेशर क्या निकल के आएगा, राइट। तो फॉर्मूला हमें पता है, ये क्या होता है, P1 V1 is equal to P2 V2, राइट। P1 V1 की वैल्यू है, लिख लो 500 इनटू में 1, P2 हमें निकालना है, राइट। और V2 की वैल्यू क्या है 200, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, P2 is equal to 5/2, तो वैल्यू विल बी 2.5 बार। इस तरह से हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जब वो आएंगे बॉयल्स लॉ, राइट। तो ये तो हो गया बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल के बारे में। अब बात ये आती है बॉयल्स ने ये लॉ निकाला ही क्यों, ऐसा क्या हुआ कि बॉयल्स को ये लॉ निकालना पड़ा, मतलब इसका भी हमें इम्पोर्टेंस, इसका सिग्निफिकेंस के बारे में बात करनी। तो देखो कैसे हुआ, क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, व्हाट इज द significance of Boyle's law, हमें Boyle's law का सिग्निफिकेंस बताना है। और दूसरी तरह से इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है, और what is altitude sickness, what is altitude sickness, altitude का मतलब क्या होता है, altitude का मतलब होता है हाइट, एंड सिकनेस सभी को पता है मींस बीमारी। या तो वो पूछ रहा है कि बीमार हाइट पर जाकर, देखो सब घूमने तो गए होंगे कहीं ना कहीं, तो जब हम हिली एरियाज में जाते हैं तो क्या होता है, हमें वहां पर मतलब मोस्टली पर्सन्स को क्या होता है कि सिर घूमने लगता है, वोमिटिंग आने लगती है, राइट, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो हाइट्स पर जाकर हम लोगों को ऐसा क्यों होता है। दूसरा यही चीज हमें बॉयल्स लॉ की इंपॉर्टेंस बताएगी कि बॉयल्स ने लॉ क्यों किया। तो देखो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ V is inversely proportional to pressure, या फिर मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं V is equal to K by में P, V is equal to K by में P। दूसरा हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की वैल्यू निकालो यहाँ से, या वॉल्यूम की वैल्यू है हमारे पास, वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कर देते हैं, तो डेंसिटी का क्या बन जाएगा m, वॉल्यूम नीचे है तो इनटू में k, और ये चला जाएगा p, राइट। अब देखो मास किसी का सेम रहता है, चेंज हो जाता है हाइट्स पर जाता है, जो मेरा वेट यहाँ पर है मेरा वही वेट हाइट पर रहेगा, सेम आप लोगों के लिए भी जो आप लोगों का वेट यहाँ पर है वही हाइट्स पे जाओगे तो वही रहेगा, और k हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट ही है, तो ये दोनों तो हो गए कांस्टेंट कि भाई इनकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं m हमारा फिक्स है, k हमारा कांस्टेंट है,
राइट। तो इसकी जगह मैं एक नया कांस्टेंट लिख देती हूँ, d इज इक्वल टू k डैश p। अब ये कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होगा, मींस डेंसिटी का चेंज होना किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पर। तो मैं यहां से बोल सकती हूँ डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब हम बात कर रहे हैं हाइट्स की। तो जब हम हाइट पर जाते हैं वहां पर हमारा प्रेशर कम होता है। प्रेशर क्या होता है वहां पर, कम होगा। किसका, हवा की बात कर रहे हैं, एयर की बात कर रहे हैं, गैसेस की बात कर रहे हैं। तो एट हाइट्स प्रेशर ऑफ एयर इज लो, प्रेशर ऑफ गैस इज लो। तो प्रेशर कम है तो डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। मतलब एयर की डेंसिटी भी क्या है वहां पर, कम है। मतलब डेंसिटी ऑफ एयर वो भी क्या है, लो है। डेंसिटी ऑफ एयर लो होने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन कम है भाई वहां पर। एयर से हमारा मतलब क्या है, ऑक्सीजन से ही। ऑक्सीजन की हाइट पर क्या होती है, कम होती है। अब सभी को पता है, थोड़ी बहुत बायो सबने पढ़ी है, राइट। कुछ मेडिकल वाले होंगे वो तो पढ़ रहे हैं अभी भी स्टिल, लेकिन नॉन मेडिकल वालों ने 10th तक तो पढ़ी है। इतना सभी को पता है हमारी बॉडी काम किसके बेसिस पर करती है, ऑक्सीजन के बेसिस पर करती है। अगर हमें ऑक्सीजन ही अच्छे से नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। जैसे देखो ऑक्सीजन ही खत्म हो जाती है तो हम ही खत्म हो जाते हैं, राइट। तो ऑक्सीजन कम मिलेगी, बॉडी पार्ट्स तक कम पहुंचेगी, तो बॉडी के पार्ट्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से हमें हाइट पर सिकनेस महसूस होती है। आप लोगों के दिमाग में ये आएगा कि जो भी वहां लोग रहते हैं उनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि सभी को पता है जिस माहौल में हम रहते हैं उसी में एडजस्ट हो जाते हैं। अब हम लोग रहते हैं ग्राउंड पर, तो हमें आदत है, हमारी बॉडी को आदत है ज्यादा ऑक्सीजन की। तो हम हाइट्स पर जाएंगे, कम ऑक्सीजन मिलेगा तो बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। लेकिन जो लोग हाइट्स पर रहते हैं, पहाड़ी लोगों की बात कर रही हूँ मैं, राइट, तो उनको आदत है, उनकी बॉडी को उतनी ही ऑक्सीजन की आदत हो चुकी है, तो इसलिए वो नॉर्मली सरवाइव कर लेते हैं वहां पर, और हम लोगों को जाकर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं at altitude, at altitude, ये इंपॉर्टेंट है भाई, जो मैंने मैथमेटिकली लिखा है इट इज इंपॉर्टेंट, इसे लिख के चलना साथ में। at altitude pressure is low, so air is less dense. At altitude pressure is low, so air is less dense and less oxygen is available for breathing, and less oxygen is available for breathing, right? Person feel uneasiness, and headache, which is called altitude sickness, तो altitude sickness means heights पर जाकर बीमारी फील, राइट। तो ये था आज का आपका टॉपिक, बोल्स लॉ देखा हमने, बोल्स लॉ की सिग्निफिकेंस देख लिया, बोल्स लॉ को देख लिया। In next class we will see about its graph, right?